हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ दिल का रिश्ता की कहानी। दिल का रिश्ता भाग 22 पूरी आंखें। सुबह का वक्त था जब शिवांश ने कॉफ़ी का मग उठाया और पीने लगा। एक घूंट पीते ही उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। कॉफ़ी का टेस्ट हर बार सेम होता है। इट्स अमेजिंग। शिवांश सोचते हुए कॉफ़ी पीने लगा। कॉफ़ी पीने के बाद वह मग लेकर नीचे चला आया। उसने देखा फिलहाल हॉल में कोई नहीं था, तो वह दबे पांव किचन में आया और जैसे ही मग रखकर वापस जाने लगा, दादू अपने कमरे से बाहर निकले और उसी वक्त स्नेहा भी बाहर से अंदर आई। शिवांश की आंखें दादू को देखकर फैल गई। दादू भी हैरान थे। फिर अचानक से शिवांश की हालत देखकर उन्हें हंसी आ गई। नेहू बिटिया, ये आज सूरज किस दिशा में निकला है, ज़रा देखकर आना तो, दादू ने शिवांश को छेड़ने के लिए कहा। सही दिशा से ही निकला है, ज़्यादा मत सोचिए, दिमाग पर खामखा प्रेशर पड़ेगा, वैसे भी आपकी उम्र हो चुकी है, शिवांश कहकर जाने लगा कि तभी उसके कानों में स्नेहा के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वह दादू की बातों पर हंस रही थी। शिवांश ने पलटकर देखा ही था कि सीढ़ियों से आती अनिका ने कहा, वो भाई, आप कमरे से बाहर आ गए, वो भी इतनी जल्दी, ये चमत्कार कैसे हुआ, दी आई है क्या? जी नहीं, शिवांश ने अनिका की तरफ पलटकर चिढ़कर कहा। इसमें इतना चिढ़ क्यों रहे हो? अनिका ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा। चुप करो सब, क्यों मेरे बच्चे को छेड़ रहे हो? देवयानी जी ने आते हुए कहा। मैं अब बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो चुका हूँ, शिवांश ने वापस से चिढ़कर कहा। हाँ, 5 फुट 10 इंच के नौजवान को बच्चा थोड़ी ना कहते हैं, 6 फुट में बस 2 इंच ही तो कम है, दादू ने हंसकर कहा। सही कहा, बच्चे तो 1.5 फुटिया को कहते हैं, शिवांश ने स्नेहा की तरफ देखते हुए कहा। तो आप उल्टे तरीके से मुझे 1.5 फुटिया कह रहे हैं, स्नेहा ने शिवांश को घूरते हुए मन ही मन कहा, मगर सामने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल, क्योंकि बच्ची तो तुम लगती हो, हाँ 1.5 नहीं पर 5 फुट की बच्ची, शिवांश ने स्नेहा की आंखों में देखकर कहा। स्नेहा मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गई। अनिका भी उसके पास चली आई। देवयानी जी किचन में दोपहर का खाना बनाने चली गई। दादू अपने कमरे में चले गए। शिवांश बस बाहर ही जा रहा था कि तभी अनिका ने स्नेहा से पूछा, नेहू, आपने बताया नहीं कि कल आपके पास जूते कहाँ से आए? आप तो खाली हाथ लौटी थी। वो तो स्नेहा कहने ही जा रही थी कि शिवांश ने एकदम से वहाँ आकर कहा, जूते इसे पहले ही मिल चुके, वो तो तुम सबको तंग करने के लिए दिखाए नहीं थे। आपको कैसे पता? अनिका ने शिवांश को शंका भरी नज़रों से देखते हुए पूछा। क्योंकि अभय ने इसे मेरी आंखों के सामने ही जूते दिए थे, तब मैं वहीं फ़ोन पर बात कर रहा था तो देख लिया था, शिवांश ने सफ़ेद झूठ बोल दिया। ऐसा क्या? मगर नेहू शायद कुछ और कहना चाह रही थी, है ना नेहू? अनिका ने स्नेहा की तरफ देखकर कहा तो वह कंफ्यूज हो गई। अरे नहीं, वो यही कहना चाहती थी, अब तुम ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, वैसे भी तुम्हारे पास है नहीं, शिवांश ने कहा और तुरंत बाहर चला गया। अनिका ने मुंह बना लिया तो स्नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, फिर उठकर किचन में चली आई। तभी बुआ जी ने आकर कहा, भाभी, आज तो सूजी का हलवा बना दीजिए, बहुत मन कर रहा है। मैं बना देती हूँ बुआ जी, स्नेहा ने तुरंत कहा। हाँ, नेहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, अनिका ने भी किचन में आते हुए कहा। तुझे तो आता नहीं, बस फ़ोन में पड़ी रहती है, अब आगे कुछ करना है या फ़ोन में ही ज़िंदगी काटनी है? ऐसे तो कहीं फ़ोन से ही तेरी शादी ना करवानी पड़ जाए। खाना बनाना तो तुझे आता नहीं, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, तो तुझसे शादी करेगा कौन? बुआ जी ने ताना कसा तो अनिका का फिर से मुंह बन गया। ये क्या बुआ जी, सिर्फ खाना बनाने से या पढ़ने से थोड़ी ना शादी हो जाती है, फिर लड़कियों के और भी सपने होते हैं, वैसे भी जोड़ियाँ तो ऊपर से बनकर आती है, हर किसी के लिए कोई ना कोई ज़रूर बना होता है, बस उनका हमारी ज़िंदगी में आने का सही वक्त होता है। वक्त आने पर एक ही पल काफ़ी होता है, जन्मों जन्मों का बंधन बंधने के लिए, स्नेहा ने कहा। तब देवयानी जी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी।
स्नेहा की बातें सुनकर बुआ जी पिघल गई तो अनिका होठ हिलाकर थैंक यू बोलकर बाहर भाग गई। स्नेहा हलवा बनाने लगी। उतने में राजेश्वरी जी भी आ गई। खाना बनते ही नौकरों ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। खाना लगते ही सब खाना खाने डाइनिंग टेबल पर जमा हो गए। शिवांश भी आ गया। उसे देखते ही स्नेहा ने उसे आंखें छोटी करके घूरने लगी। शिवांश ने स्नेहा को इस तरह घूरते देखा तो सिर झुकाकर खाने लगा। खाने के बाद शिवांश ऊपर चला गया। वह बाहर हॉल में सोफे पर बैठकर फ़ोन पर गेम खेलने लगा। तभी उसके कानों में पायल की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने चेहरा उठाकर देखा तो स्नेहा अपनी बाजुओं को आपस में लपेटे उसके सामने खड़ी थी। उसने वैसे ही शिवांश को घूरते हुए पूछा, आपने नीचे झूठ क्यों कहा कि अभय ने जूते मुझे दिए थे? आप इतना झूठ कैसे बोलते हैं? इससे पहले भी कई बार बोल चुके हैं। शिवांश ने एकदम से खड़े होकर कहा, वो सिर्फ मैं ही झूठ बोलता हूँ, तुम नहीं बोलती? मैंने कब बोला? स्नेहा ने हैरानी से कहा। जब माँ ने तुमसे पूछा कि पार्टी में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी, तब तुमने झूठ नहीं कहा था कि कुछ नहीं हुआ था? शिवांश ने जैसे ही कहा, स्नेहा इधर उधर देखने लगी। अब क्यों नजरें चुराने लगी? अब मुझे नहीं घूरोगी? शिवांश ने अपनी बाजुओं को आपस में लपेटकर आराम से कहा। स्नेहा ने एकदम से कहा, आपको कैसे पता मैंने झूठ कहा था? कहा भी था तो आपके भले के लिए, वरना आपको डांट पड़ती। मगर अभय जी ने हमें जूते दिए, ये झूठ बोलने में किसी का क्या भला हो गया? पहली बात, अभय को इतना भी मान देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर तुम कहती कि जूते मैंने तुम्हें ला कर दिए थे तो सभी को लगता कि मैं अभय को धमकाकर जूते लाया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसलिए मैं गलतफहमी बढ़ाना नहीं चाहता था। वैसे भी घर पर सभी को पता है कि अभय मुझे कुछ खास पसंद नहीं। शिवांश ने वापस से सोफे पर बैठते हुए कहा, ठीक है, मान लिया आपका कहना। इतना कहकर स्नेहा ने कुछ सोच कर कहा, अच्छा सुनिए, आंटी ने कहा है कि रात को 8 बजे दी के यहाँ रिसेप्शन में जाना है, तो कहीं बाहर जाए तो वक्त पर घर आ जाना। स्नेहा ने कहा और अपने कमरे में चली गई। ये लड़की ऐसी क्यों है? सुनिए तो ऐसे कहती है जैसे मैं इसका पति हूँ। शिवांश धीरे से बड़बड़ाया और वह भी उठकर अपने कमरे में चला गया। शाम का वक्त था जब सब रिसेप्शन में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। स्नेहा अपने कमरे में किसी से बात कर रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला तो वह फ़ोन काटकर दरवाजे की तरफ पलट गई। सामने देवयानी जी हाथों में एक बॉक्स लेकर खड़ी थी। स्नेहा ने फ़ोन टेबल पर रखकर देवयानी जी की तरफ बढ़ते हुए कहा, अरे आंटी, आप यहाँ? कुछ काम था तो मुझे बुला लेती। ये देना था। देवयानी जी ने स्नेहा की तरफ बॉक्स बढ़ाते हुए कहा। ये क्या है? स्नेहा ने हैरानी से पूछा। साड़ी, आज रिसेप्शन में यही पहनना। वो शादी के कपड़ों में तो मैंने गड़बड़ कर दी। कपड़े तुम्हारे नाप के नहीं थे, तुमने भी मुझसे कुछ कहा नहीं, पर मैंने रिसेप्शन के लिए ये साड़ी मंगवा ली। इसका ब्लाउज़ तुम्हारे नाप का है, देवयानी जी ने कहा। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? वैसे भी बहुत कपड़े हो गए हैं, उनमें से कुछ भी पहन लेती। स्नेहा ने कहा। उसे इस परिवार से इतना सब लेने में झिझक हो रही थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी? वैसे भी मुझे मेरी गलती सुधारनी थी। शिवांश ने शादी के कपड़े तो बनवा लिए, तो मैंने रिसेप्शन के लिए मंगवा लिए। देवयानी जी ने जैसे ही कहा, स्नेहा की आंखों हैरानी से बड़ी हो गई। इन्हें कैसे पता कि शिवांश जी ने कपड़े बनवाए थे? स्नेहा मन ही मन सोचने लगी। घबराओ मत, माया उस दिन आई थी तो उसी ने मुझे बताया। ये साड़ी मैंने वहीं से मंगवाई है। वैसे भी उसके डिज़ाइन किए कपड़े राठौड़ परिवार का कोई भी सदस्य पहचान सकता है। स्नेहा को हैरान देखकर देवयानी जी ने तुरंत कहा, जी। स्नेहा ने इतना ही कहा क्योंकि और क्या कहे उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वैसे शिवांश ऐसे तो तुमसे लड़ता रहता है, पर दिल का अच्छा है। लड़के के उसके अपने रीज़न से, मगर वो कभी तुम्हें हर्ट करने के बारे में नहीं सोचेगा, देवयानी जी ने कहा तो स्नेहा चुपचाप उन्हें सुन रही थी। अच्छा, तो अब तैयार हो जाओ, नीचे सब इंतज़ार कर रहे हैं, कहकर देवयानी जी साड़ी का बॉक्स बेड पर रखकर चली गई।
राठौड़ परिवार तैयार होकर हॉल में जमा हो गया था। बाकी सब रिश्तेदार जा चुके थे। बस बुआ जी और देवयानी जी और राजेश्वरी जी के भाई भाभी और उनके बच्चे रुके हुए थे, तो वह भी रिसेप्शन में जा रहे थे। सभी औरतों ने ब्लैक साड़ी और अवनी और अनिका ने ब्लैक वन पीस ड्रेस पहन रखी थी और मर्दों और लड़कों ने वाइट शर्ट पर ब्लैक ब्लेजर पहन रखा था, जिसमें शिवांश बाबू कहर ढा रहे थे। उतने में पायल की आवाज़ से सभी की नज़र सीढ़ियों की तरफ घूम गई, जहाँ से स्नेहा अपनी ब्लैक चमकीली रेड बॉर्डर वाली साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी। स्नेहा को देखते ही आकाश का तो मुंह खुला का खुला रह गया। शिवांश अपनी जगह पर जम चुका था। बाकी सबके होठों पर मुस्कान देर गई थी। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं इतनी बुरी दिख रही हूँ क्या? वो मुझे साड़ी की आदत नहीं, कभी पहनी नहीं, तो पता नहीं कैसी लग रही है। स्नेहा ने सभी की तरफ देखकर अपनी ही धुन में साड़ी ठीक करते हुए कहा, अरे गजब लग रही हो। वो आप क्या कहते हैं भाई? अनिका ने आकाश की तरफ देखकर पूछा तो उसने उछल कर कहा, कतई जहर लग रही हो। ए बस हाँ, स्नेहा ने तुरंत चिढ़कर कहा। अरे बस क्या, आज तो टेम्पो, बाइक और गाड़ी वाले सभी के सभी तुम्हें मुड़ मुड़ कर देखेंगे। बिना मेकअप के, ओवरडोज के भी तुम कितनी प्यारी लग रही हो। आकाश ने एकदम से स्नेहा का गाल खींचकर कहा। हाँ, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी, अनिका ने मुस्कुरा कर कहा। अनिका की बात सुनकर स्नेहा का ध्यान शिवांश की तरफ चला गया, जो स्टैच्यू के माफिक खड़ा था। तभी बुआ जी ने कहा, इधर आओ। स्नेहा घबराते हुए धीरे धीरे चलकर आकर बुआ जी के सामने खड़ी हो गई, तो उन्होंने अपनी आँख के कोने से काजल निकालकर स्नेहा के कान के पीछे लगाकर कहा, किसी की नज़र ना लगे। थैंक यू बुआ जी, स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा। आज उसकी आंखें भर आई। वो खूबसूरत थी, ये तो उसे और उसके पूरे परिवार को पता था, पर आज तक किसी ने उसे काला टीका नहीं लगाया था जिससे उसे किसी की नज़र ना लगे। उल्टा सब उसकी खूबसूरती से जलकर उससे कम बातें करते, उससे दूर दूर रहते और कहते कि उसके पास रहने से लोग उसे ही देखेंगे तो उसके साथ वाले लोग इग्नोर होंगे, जिससे स्नेहा को बहुत बुरा लगता। स्नेहा ने सभी को खुश देखकर अपनी आंखों की नमी छिपा ली। फिर सब बाहर निकल गए। स्नेहा ने दरवाजे पर पहुंचकर मुड़कर देखा तो शिवांश अभी तक अपनी जगह पर खड़ा था। स्नेहा चलकर उसके सामने आई और उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर कहा, हेलो, कहाँ खो गए? जाना नहीं है क्या? जी हाँ, चलते हैं। शिवांश जैसे नींद से जागा। स्नेहा गर्दन हिलाकर पलटकर आगे बढ़ गई। तभी शिवांश पीछे से बड़बड़ाया, ऐसे झटके दोगी तो कोई कैसे नहीं खोएगा? कुछ कहा क्या? शिवांश की हल्की आवाज़ सुनकर स्नेहा ने तुरंत पलटकर पूछा। नहीं, तुम चलो, मैं जीप की चाबी लेकर आता हूँ, शिवांश ने कहा तो स्नेहा वापस से गर्दन हिलाकर आगे बढ़ गई। स्नेहा जैसे ही बाहर आई, गाड़ी के अंदर बैठे आकाश ने पूछा, कहाँ रह गई थी? सब कब से इंतज़ार कर रहे हैं। स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया और देखा कि आकाश वाली गाड़ी में अनिका, देवयानी जी और विश्वराज जी बैठ चुके थे। उनके पीछे खड़ी गाड़ी में अमरदीप जी, राजेश्वरी जी, दादू और बुआ जी बैठ चुके थे। बाकी दोनों गाड़ियों में राजेश्वरी जी और देवयानी जी के भाई भाभी और उनके बच्चे बैठ चुके थे। स्नेहा के लिए जगह ही नहीं बची थी, तो उसने कहा, मैं कहाँ बैठूँगी? उप्स, सॉरी, लेकिन भाई अभी बाकी है, तुम उनके साथ उनकी जीप में आ जाओ। वैसे भी मौसम बहुत अच्छा है, खुली जीप में मज़ा आएगा। आकाश ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, मज़ा? उनके साथ आना सज़ा है, मौका मिलते ही लड़ने को शुरू हो जाएंगे। ऊपर से मुझे ही कहेंगे कि मुझे उनके साथ आने की क्या ज़रूरत थी। ना बाबा ना, मैं उनके साथ नहीं आऊँगी, स्नेहा मन ही मन बड़बड़ाने लगी। आकाश ने देखा कि शिवांश चाबी लिए आ रहा है, तो उसने तुरंत आवाज़ लगाई, भाई। शिवांश आकाश की गाड़ी के सामने आया तो उसने कहा, भाई, हम लोग तो गाड़ियों में सेट हो गए हैं, नेहू रह गई है, तो आप उन्हें अपनी गाड़ी में ले आएंगे? मैं तो ले आऊँ, पर तुम पहले अपनी नेहू से पूछ लो, ये मेरे साथ आएगी? शिवांश ने तिरछी नज़रों से स्नेहा को देखते हुए कहा,
तो फिर डन। नेहू को भला क्या प्रॉब्लम होगी, है ना नेहू? आकाश ने उछल कर कहा। इन्हें प्रॉब्लम नहीं तो मुझे क्यों होगी, स्नेहा ने शिवांश को घूरते हुए कहा। तो फिर तुम दोनों जीप में आ रहे हो, ये तय रहा, देवयानी जी ने कहा और आकाश को गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा किया तो उसने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। चलो, सभी गाड़ियों के जाते ही शिवांश ने कहा। मन तो कर रहा है कि जीप लेकर अकेली चली जाऊँ, पर ड्राइविंग नहीं आती, इसलिए मजबूर हूँ, वरना आपको अपने साथ कौन झेले। एक नंबर के गुस्सैल इंसान हो, पता नहीं फिर भी सब आपको भोला क्यों कहते हैं। स्नेहा ने शिवांश को घूरते हुए मन ही मन सोचा। जाना हो तो फिर भी जा सकती हो, बस जीप कहीं भिड़ा दो तो उसके ठीक करने का खर्चा तुम्हें ही देना होगा, क्योंकि ये मेरी फेवरेट जीप है, शिवांश ने बिना किसी भाव के कहा। हैं? स्नेहा चौंकी। है नहीं, हाँ, अब मन ही मन मुझे बुरा कहना हो गया हो तो आकर जीप में बैठो, वरना तुम्हारी वजह से लेट हुआ और किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैं सीधा तुम्हारा नाम दे दूंगा, कहकर शिवांश आगे बढ़ गया। हे महादेव, पता नहीं मैं इनकी आंखों वाली छोरी क्यों भूल जाती हूँ, आज फिर इन्होंने मेरी आंखें देखकर सब पढ़ लिया। स्नेहा वापस से मन ही मन सोचने लगी। शिवांश जीप में बैठ चुका था। उसने स्नेहा को अभी तक अपनी जगह पर खड़े देखा तो ऊंची आवाज़ में कहा, अब चलोगी या तुम्हारे बिना ही चला जाऊँ? स्नेहा वापस से चौंकी और तुरंत तेज़ कदमों से चलते हुए आकर जीप में बैठ गई। शिवांश ने मुस्कुराकर जीप स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। स्नेहा ने देखा तो तुरंत बड़बड़ाई, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और ये आराम से मुस्कुरा रहे हैं। अब क्या बड़बड़ा रही हो, ऐसे तो सब मुंह पर कहती हो, तो आज भी कह दो, शिवांश ने सामने देखते हुए ही कहा। तो सुनिए, आपने क्यों कहा कि मैं आपके साथ नहीं आऊँगी, जबकि आप खुद जानते हैं कि आपको मुझे अपने साथ लाना ही नहीं था। स्नेहा ने चिढ़कर शिवांश की तरफ देखकर कहा। ऐसा तुम्हें क्यों लगता है, और क्या तुम मेरे साथ आना चाहती थी? शिवांश ने तुरंत पूछा, मगर उसका ध्यान सामने ही था। बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितना गुस्सा करते हैं आप, कितना लड़ते हैं, स्नेहा ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा, कहते हुए शिवांश ने एकदम से जीप को ब्रेक लगाई और स्नेहा की तरफ गर्दन घुमाकर कहा, तो तुम बिल्कुल नहीं लड़ती, तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता? जी नहीं, स्नेहा ने भी शिवांश की तरफ गर्दन घुमाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो तो हर वक्त मुझसे उलझती रहती हो, उसे क्या कहते हैं? उस रात इशिका की पार्टी में इशिका के साथ किया, उसे क्या कहते हैं? शिवांश ने भी स्नेहा की आंखों में देखते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, स्नेहा ने चिढ़कर कहा। बस खुद पर आया तो मुझे नहीं पता, शिवांश ने स्नेहा की नकल उतारते हुए कहा। तो स्नेहा एकदम से शिवांश को घूरने लगी। बस यही आता है तुम्हें, हर वक्त घूरती रहती हो, शिवांश ने स्नेहा की आंखों की तरफ उंगली करके कहा। तो स्नेहा मुंह बनाकर सामने देखने लगी। उफ, ये इसकी बुरी आंखें, इसी के कारण मुझे इससे लड़ना पड़ता है, वरना ये आंखों से ही मेरी जान ले ले, शिवांश ने मन ही मन कहा। अब चलेंगे या मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा, स्नेहा ने कहा। तो शिवांश ने सिर झटका और जीप स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। तो ये था दिल का रिश्ता कहानी का 22वां भाग। आगे के भाग सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।